हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है क्राइम इंडिया में। मैं राज वर्मा आज फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ में उपस्थित हूँ और आशा होगा कि आज की कहानी आप लोगों को ये पसंद आएगा। आज के समय में हर कोई चाहता है कि फुल प्रूफ मर्डर की जाए, फुल प्रूफ क्राइम की जाए, कि हम पकड़े ना जाए, हमारी नाम नहीं आए और मतलब ऐसा क्राइम ऐसा मर्डर हो कि कहीं दूर दूर तक जो कातिल है उसकी नाम नहीं आए। ठीक ऐसा ही एक कहानी सामने आया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ मर्डर इसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ मर्डर नाकाम हो जाते हैं। कुछ क्राइम कामयाब हो जाते हैं, कुछ क्राइम नाकाम हो जाते हैं। यही कहानी, इसी के ऊपर आज की कहानी है। एक स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहा है, काफी ब्रिलियंट, पढ़ने में बहुत तेजस व्यक्ति है और मान के चलिए तो वहाँ पे एकेडमिक कैरियर एक पर एक बहुत अच्छे रिजल्ट, जिस क्लास में गया अच्छा प्रदर्शन रहा और सब मिला के ओवरऑल वो लड़का ब्रिलियंट श्रेणी में आता है। ये कहानी 30 मई 2014 की कहानी है। कर्नाटक के एक हुबली इलाका है, वहां के गांव में एक किसान, सुबह का समय था, 30 मई 2014 डेट है। कर्नाटक के हुबली इलाका में एक किसान सुबह 6 बजे निकलता अपने घर से अपनी फसल को देखने, खेत में जो चीज वो बोया था रोपा था उसको। लेकिन जैसे ही अपने घर से उस खेत के तकरीबन आगे पहुंचता है तो रास्ते में बांध दनेर होता है, जिसके तहत वो चल के जाता है और देखता वहां पे है तो एक गड्ढे से पानी, मतलब पानी भरा हुआ और पानी में हाथ निकला हुआ है। एक इंसान का हाथ, एक गड्ढे में एक इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ है। रात भर बारिश हुई थी, सभी जगह बारिश की पानी लगी हुई थी, पूरे कीचड़ चारों तरफ था। लेकिन वो जब व्यक्ति उस हाथ को देखता है तो डर जाता है, चिल्लाने लगता है, अपने अगल बगल के लोग जितने पड़ोसी उसके होते हैं उसको बुलाता है और बुलाने के बाद वो सभी को दिखाता है कि देखो क्या है, किस चीज का हाथ निकला हुआ है। अब किसी का कलाई अगर निकल जाए जमीन के अंदर से तो कोई भी व्यक्ति देख थोड़ी देर के लिए डर ही जाएगा। उसके बाद वहां के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें से किसी व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद हुबली पुलिस स्टेशन, हुबली थाना से पुलिस आती है और उस पूरे मिट्टी को खोदवाती है। मिट्टी खोदवाने के बाद उसमें से एक लाश निकलता है, जो लाश बुरी तरह से सड़ गल चुका होता है, पहचान नहीं की जा सकती है कि वो लाश जेंट्स का है, महिला का या पुरुष का है। ठीक उसी तरह लाश को पुलिस लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन लाश के पास से कुछ आइडेंटिटी कार्ड, कुछ फोटो, कुछ नंबर, कुछ मोबाइल, कुछ मिलता नहीं है, ना कोई पहचान। एक चीज उसके अंदर होता है, वो होता है क्या, सोने का चैन जो लाश के गर्दन में था, और उस लॉकेट जो सोने का चैन था उसमें ए नाम के एक अल्फाबेटिकल ए लिखा हुआ था। पुलिस इसके द्वारा कुछ कर नहीं पाती है। जहां तक पुलिस को लगता है, पूरे पुलिस स्टेशन में सूचना देती है कि अगर कोई व्यक्ति गुमशुदगी है, इस तरह का कोई रिपोर्ट है तो कृपया बताया जाए, क्योंकि इस जगह पर इस तरह का एक लाश मिला है। लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, पुलिस निश्चिंत हो जाती है। समय बीतता जाता है। 24 अक्टूबर 2024 के समय आता है, यानी 30 मई 2014 की लाश मिलती है। ठीक उसके 6 महीना बाद, लगभग 24 अक्टूबर 2014 को, एक व्यक्ति गिरधर नाम का जो जाता है हुबली पुलिस स्टेशन और बोलता है कि साहब, मेरा नाम गिरधर है, मेरी बेटी पिछले 6 महीना से, यानी 29 अप्रैल 2014 से मेरी बेटी लापता है और आज तक नहीं मिली। कृपया करके मेरी बेटी की खोजने में मेरी मदद करें श्रीमान। थाने वाले बोलते हैं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बेटी पिछले 6 महीना से गायब है और तुम 6 महीना बाद आकर तुम इसका रिपोर्ट कंप्लेन लिखा रहे हो मिसिंग का। इसमें पुलिस तुम्हारी क्या मदद करेगी? तो साहब, मैं गरीब हूं, मैं किसान हूं, अगर अपने बेटी का मैं सोचा कि अगर शुरू में कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ चली गई होगी तो इतना दिन जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करती, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वाले सभी के शर्म, इज्जत, लाज के चलते मैं कहीं इसको आउट बात को नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमसे हमारी बेटी नहीं मिल पाएगी, तो प्लीज कृपया करके आप इसको खोजने में थोड़ी सी मदद करें। पुलिस ने उसकी एफआईआर लेती है, फोटो लेती है, मोबाइल नंबर लेती है, सब कुछ वो देता है किसान गिरधर। अपने बेटी के बारे में जो भी उसकी बेटी के पास था प्रूफ, उसके बारे में सब कुछ देता है, फोटो वगैरह, लेकिन बेटी नहीं मिलती है। पुलिस इधर उसकी एफआईआर लेती है, उसकी बेटी की जांच पड़ताल में दौड़ना शुरू करती है, लेकिन उसकी बेटी के कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं है उस फोटो से, उस नंबर से।
इधर पुलिस उसके जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के जितने भी सीडीआर वगैरह हो गया, लोकेशन सब कुछ चेक करती है, कहाँ मैसेज उसकी बेटी करती थी 6 महीना पहले के स्टेटस से, कहाँ सब कुछ चेक चेक हो रहा है। तब तक एक पुलिस एक कर्मी एक दिन बताता है कि साहब आज से 6 मंथ पहले जो लाश मिला था उसके बारे में उसकी परिजन कोई मिला नहीं, हो ना हो क्यों ना उसको एक बार उसके गार्जियन को दिखाया जाए। लाश तो था नहीं, लॉकेट था, जो सोने का लॉकेट उसको मिला हुआ था जिसमें ए लिखा हुआ था। वो लॉकेट, वो थानेदार फिर फोन करते हैं गिरधर के पास कि गिरधर तुम आओ कल थाने पे और देखो यहाँ पे क्या है कुछ मिला है पता करो। जैसे ही गिरधर ये बात सुनता है, लगता है उसे कि उसकी बेटी मिल गई, लेकिन थाने पहुंचता है तो देखता है कि बेटी है नहीं। एक छोटा सा डब्बा में एक लॉकेट आता है जिसमें ये लिखा हुआ था। जैसे ही गिरधर और उसकी पत्नी देखती है उस लॉकेट को तो बोलता है कि साहब यही तो मेरी बेटी का लॉकेट है, इसी में तो ये लिखा हुआ है। अब ये चीज सुनते तो थानेदार जो भी वहाँ के प्रशासन होते हैं, पुलिस थाना चौकी का, वो सभी कुछ इसको बताते हैं कि देखो 6 मंथ पहले एक लाश हमें यहाँ से मिला था, हमने बहुत खोजबीन किया बट इसके बारे में कोई सूचना, कोई गुमशुदगी, कोई रिपोर्ट था नहीं, तो हम लोग जहां तक हो सका मैं अपने हिसाब से मैं इसको खोजा था, लेकिन कोई मिला नहीं। तो उस लाश को तो उसको अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन उसके लॉकेट है, तो लॉकेट वो गिरधर ने उसको देख लिया, पहचान लिया कि ही मेरी बेटी के लॉकेट है, वो चला गया। उसके बाद पुलिस पूरे अपने हाथ पैर तोड़ के और इस केस के पीछे दौड़ जाती है, मानो कि तूफान आ गया। उस लड़की का मोबाइल का जो सीडीआर फिर से चेक होता है, वो लड़की कहाँ कहाँ 6 महीना पहले के कॉल डिटेल्स निकल जाता है, कहाँ कहाँ बात करती थी, कितने देर बात करती थी, उसके व्हाट्सएप से कितना चैट होता था, क्या क्या चैट होता था, टेक्स्ट मैसेज से क्या क्या मैसेज करती थी, ये तमाम ऐसी जो जानकारियां था पुलिस जुटाने लगी। लड़की के बारे में गिरधर ने बताया था कि लड़की बीएससी के स्टूडेंट थी और कर्नाटक के हुबली सिटी से वो पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन वहीं से कर रही थी। और वो भी बताया कि वहां पे एक उसके फ्रेंड था जिसका नाम होता है अरुण, वो भी साथ में पढ़ता था, दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। इतना बताया उसके फादर, वो चले गए घर वाले। पुलिस पूरे जितने भी नंबर था, लास्ट के नंबर सभी से बात करने लगे, लेकिन जो भी उसके फ्रेंड जितने भी कॉल हुआ था, जितने भी कॉल आया था, जी सभी लोग से पुलिस ने संपर्क किया, लेकिन कहीं पे भी शक का अंदाजा नहीं बन रहा था कि यही व्यक्ति अर्पिता को मारा होगा, क्योंकि उस लड़की का नाम अर्पिता होता है। अर्पिता को मारा होगा। समय बीतता जाता है, पुलिस बार बार जाती है, बार बार पता करती है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, कहीं कोई प्रूफ नहीं मिलता है। तब तक कर्नाटक में 30 अगस्त 2014 को एक प्रोफेसर को गोली मार दिया जाता है। अब पूरे पुलिस जो भी था, क्योंकि प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी के थे, बहुत वहाँ के चर्चित प्रोफेसर थे, वो पॉलिटिशियन भी थे, तो पूरे पुलिस उधर उस केस में लग जाती है। अब ये केस थोड़ा डाउन हो जाता है, समय बीतता जाता है, वहाँ के जितने भी ऑफिसर जो होते हैं वो लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का नाम जो था अरुण, जो उसका मेन फ्रेंड था जिसके साथ वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उस पर पुलिस के थोड़ी सी शक जाती है, क्योंकि वो लोग पूरे 3 साल तक एक साथ थे। और बाकी ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर में अर्पिता फेल हो जाती है, उसके बाद अरुण का जो ग्रेजुएशन फाइनल होता है, फिर पीएचडी के लिए वो बेंगलोर चला जाता है। अब जिसको मैं शुरू में बताया हूँ कि जो लड़का पीएचडी में एकदम अव्वल है, उसी अरुण के बारे में बता रहा था आपको। नए प्रशासन आते हैं, नए पुलिसकर्मी आते हैं थाने में, नए ऑफिसर आते हैं, अफसर चेंज होते हैं, नए आते हैं, उसके बाद चेक करते हैं फिर केस को। एक ऑफिसर का ध्यान जाता है कि इस कॉल डिटेल्स देखने पर कैसे तमाम ऐसी कॉल है जो अर्पिता कर रही है, उधर से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। उसमें एक यूनिक कॉल है अरुण का, जिस पर लंबा समय तक बात हो रहा है। और जिस दिन अर्पिता के फादर जो कंप्लेन लिखाते हैं कि 29 अप्रैल 2014 को अर्पिता घर से गायब हो जाती है, उससे 3 दिन पहले तक अरुण से खूब सारी बातें हुई है, लेकिन 3 दिन बाद अरुण से कोई बात नहीं हुआ। जहां तक अर्पिता ने अरुण को कॉल किया है, लेकिन अरुण का उधर से कॉल इस नंबर पर नहीं आया। जो सीडीआर निकला उसकी रिपोर्ट के हिसाब से अर्पिता ने अरुण को बार बार मैसेज कर रही थी, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अर्पिता ने व्हाट्सअप भी की है, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस पर पुलिस के बार बार माथा ठनकता है। पुलिस ने अरुण से मिलता है और मिलने के बाद अरुण को 4 बार बुलाया जाता है अलग अलग डेट पे, लेकिन सेम डेट अरुण जो भी जितने बार भी अरुण को बुलाया जाता है, टोटल बार अरुण सेम बात बोलता है। सोचो कि वो चीज रट के आया हुआ है, कितने तारीख को हुआ था वो काम, उसी कौन सा दिन था, तुम कब मिला था उससे, क्या कर रहा था, तुम्हारी लास्ट बात कब से हुई थी। टोटल बार अरुण 4 बार उससे पूछताछ किया गया, चारों बार वो सेम बात, सेम जगह पर सेम कहानी बताता था। चारों को नोट किया जाता है, जो भी आते हैं पूछताछ में उसे नोट किया जाता है।
और फिर उनको मिलाया जाता है, क्रॉस किया था कि इन्होंने कहाँ अल्टर बोला, लेकिन अरुण ऐसा व्यक्ति था जिसमें 900% उसमें मैच कर जा रहा था। पुलिस को उस पर शक ही नहीं हो रहा था। अब इधर पुलिस प्रशासन बहुत परेशान, लेकिन ये बात अभी अरुण से नहीं बोला गया कि तुमने अर्पिता को 29 अप्रैल को जब अर्पिता गायब हुई और 30 अप्रैल को उसका बॉडी मिला, 29 अप्रैल को गायब हुई और क्या बोलते हैं आपको 30 मई को उसका जो बॉडी मिला, तो बॉडी के पहले उसके पहले 3 दिन आपने क्यों नहीं उससे मतलब कांटेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि आपको बार बार कॉल कर रही थी। ये बात पुलिस ने उससे नहीं पूछा। अब सभी के जवाब हमेशा एक, उसके मैसेज कॉल में सारी चीज नॉर्मल था, एक चीज यूनिक था जो अर्पिता बार बार अरुण को कॉल कर रही थी गायब होने से 3 दिन पहले। नो कॉल रिप्लाई, नो मैसेज रिप्लाई, नो व्हाट्सएप चैटिंग, व्हाटएवर, कुछ भी वहां पे नहीं था। अब आयो ने एक अपने सीनियर ऑफिसर का टीम बनाता है और बोलता है सुनो, मेरे पास जो अरुण है उसका बेंगलोर जहाँ से पीएचडी कर रहा है वहाँ का एड्रेस है, तुम एक बार बिना इन्फॉर्मेशन को तुम उसके घर पे जाओ और कुछ पता लगा के आओ, देख कर आओ। मैं बता दूं तो अरुण पढ़ने में बहुत फास्ट था, जो आपको शुरू में बताया। उसके पिताजी एक प्रोफेसर थे, उसके भाई आर्मी में था, माता हाउसवाइफ है, मतलब पूरे परिवार एजुकेटेड फैमिली है। अरुण अपने परिवार से डरता था। अब सुबह 7 बजता है और पुलिसकर्मी ने 4 आदमी की एक टीम बनाते हैं और अरुण के घर पे पहुंच जाते हैं, बेंगलोर जहाँ का एड्रेस दिया था। अरुण देखता है तो अरुण सहम जाता है, बोलते अरुण जी कोई दिक्कत नहीं है, हम आए थे बेंगलोर कुछ काम से, सोचा आपसे मिल लें, 2-4 सवाल हो जाए, आप नॉर्मल रहिए, कोई परेशानी नहीं है। इधर अरुण से फिर पूछताछ शुरू होता है घर पे उसके, लेकिन इस बार अरुण एकदम नॉर्मल होता है और बोलते हैं अरुण जी क्या मैं आपके घर की एक बार मतलब चेक चेक में कर लूँ यहाँ के सामान के, अपने तसल्ली के लिए। बोले श्योर आप कर सकते हैं। अरुण के रूम में जब गए लोग तो पूरे रूम में किताब भरा हुआ था, क्योंकि वो पीएचडी कर रहा था। जब उसके रूम में गए तो जितने भी पुलिसकर्मी 2 अफसर गए थे, पूरे किताब कॉपी के खंगाले, कहीं कुछ नहीं मिला। उन सभी की एक डायरी मिलती है, डायरी मिलता है। डायरी के दूसरे पन्ने तक जब पुलिस पढ़ते हैं तो सारी की सारी कहानी, सारी की सारी राजें खुल जाती है और उस दूसरे पन्ना तक ही क्लियर होता है कि अर्पिता के कोई और नहीं मरा है, अरुण ही मरा है। मैं बता दूं तो उस डायरी के पन्ने पर लिखा हुआ था कि जिस दिन अर्पिता का लाश मिला उस दिन पेपर में कौन सा न्यूज था, खबरें कैसे लिखी हुई थी। जब अर्पिता का एफआईआर दर्ज हुआ तो खबरें कैसे लिखी हुई थी, उसमें किनका नाम था। जब पहली बार जिसके ऊपर संदेह था उसको बुलाया गया तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया। जितने भी लोगों का नाम लिखा हुआ था एफआईआर में, उन सभी में किसको किसको नोट डाउन किया गया, किससे किससे पूछताछ हुआ। उस तमाम ऐसी बातें, जैसे मान लो एक सीबीआई वगैरह जो लिखते हैं कोडिंग के रूप में, वो सब कुछ लिखा हुआ था। ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि अर्पिता को यहाँ मारे, यहाँ जाना होगा, ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ, ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ था। एक स्मार्ट कोडिंग के तहत उसको लिखा हुआ था। अब उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था कि अर्पिता ये बात पूछने पर ऐसे बनाना, लेकिन उस डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि जब पुलिस पूछेगी कि तुमने अर्पिता से 3 दिन पहले तक क्यों नहीं बात किया, तुमने कोई कॉल क्यों नहीं उठाया, तो फिर वो इस पर क्या बोलना, वो भी बात लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इसी बात को नहीं पूछा था और पुलिस बार बार इसी बात को खटकता था पुलिस को कि कहीं ना कहीं यहाँ फॉल्ट है। अब जाते हैं अरुण को, बोलते हैं कि अरुण जी आप अब मेरे साथ चलिए। कहाँ? हुगली। अरुण को आराम से लेते हैं और वहां से 4 पुलिस टीम अरुण को लेकर हुबली चल जाती है, वो डायरी के साथ में। डायरी के साथ में जाते हैं, हुबली जब पहुंचते हैं तो वहां पर अरुण से पूछताछ होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ के जो भी आयोग का टीम होते हैं, वो पुलिस अफसर, कमिश्नर, वो लोग बताते हैं। अरुण ने बताया कि अर्पिता से जब वो 12th में था तो अर्पिता से उसको दोस्ती हुआ और 12th के एक साथ वो लोग 12th में पढ़ाई किए। अर्पिता भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, अरुण भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। अरुण का था कि अपने जीवन में कुछ करना है। जब अर्पिता अरुण 12th फाइनल किए तो ग्रेजुएशन में दोनों एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से गए, एग्रीकल्चर कॉलेज में। दोनों खूब पढ़े, अच्छे से पढ़ाई किए। उसके बाद दोनों 3 साल तक लिव इन रिलेशन रहे। ये बात अर्पिता के घर के किसी को पता नहीं था और अरुण के घर किसी को पता नहीं था। जब अरुण ने वहाँ, अर्पिता क्या हुई कि उसको फाइनल ईयर में उसको फेल हो गई किसी कारण, बस क्रॉस लग गया। अरुण आगे की पढ़ाई के लिए पीएचडी करने के लिए बेंगलोर आ गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि
तब अर्पिता उसको बार बार फोर्स कर रही थी कि हम लोग शादी कर लेते हैं। घर वाले मान नहीं रहे, मेरी शादी की और बात कर रहे हैं और हम लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन अरुण इस बात को तैयार नहीं था। अरुण अपने भाई से, अपने फादर से डरता था, क्योंकि उसके फादर एक प्रोफेसर थे और उसके भाई एक क्या बोलते हैं कि आर्मी में था। अब तमाम ऐसी घटनाएं इसके अरुण के माइंड में चल रहा था कि क्या करे। अब अर्पिता का बार बार प्रेशर था, बार बार कॉल करती थी, या तो तुम मुझसे शादी करो, तुम्हारे घर वाले को बताते हैं, तुम्हारे मम्मी को बताएंगे सारी बातें। ये सारी बातें सुनकर वो तंग हो चुका था। अब सोचा कि अर्पिता को रास्ते से मैं हटा देता हूँ। ठीक उसी तरह प्लानिंग करता है, पूरे बात लिखता है अपने डायरी में कैसे क्या करना है। प्लानिंग के तहत 29 अप्रैल को वो जाता है हुबली, और वहां जाने के बाद अर्पिता को कॉल करता है और बोलता है कॉल करता है और बोलता है 29 अप्रैल को, और कॉल करता है हुबली पहुंचकर एक पीसीओ से अर्पिता के पास, और अपना जो मोबाइल उसका रूम का होता है, अपने कॉलेज में अपने घर पे मोबाइल रख देता है और कॉलेज में अटेंडेंस लगाता है और फिर आता है हुबली। और अर्पिता को इस पीसीओ से कॉल करता है और बोलता है कि तुम हमसे यहाँ पर मिलो। दिन में अर्पिता आती है, दोनों मिलते हैं, बातें बहुत सारी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ तहाँ घूमते हैं, उनको जहाँ जहाँ इच्छा होता है घूमने के लिए। शाम होता है और शाम होने के बाद वो ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के सुनसान रास्ता पर जाते हैं और बहुत खुशहाल थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अर्पिता आज हम लोग एक हो जाएंगे, तो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, इस तरह अरुण बोलता था उसको। सारी बात अरुण द्वारा ही बताया गया। अब शाम होता है, वो दोनों ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के सुनसान रास्ते पर जाते हैं, थोड़ा अंधेरा होता है। अरुण ने अर्पिता का दुपट्टा लेकर उसके गला को दाब देता है, दुपट्टा से गला टाइट कर देता है। अर्पिता थोड़ी देर में मर जाती है, डेथ कर जाती है, और संजोग से उस दिन बारिश हुआ था दिन में, तो अरुण को ज्यादा मेहनत नहीं लगा, थोड़ा सा मिट्टी खोना, उसमें अर्पिता को डाल दिया और फिर वहां से चला गया। अरुण अपना टेलीफोन, जो उसका मोबाइल था, वो अपने घर पे रखा साइलेंट करके, क्योंकि जब पुलिस, अगर हो सकता है भविष्य में पकड़े जाए, पुलिस उसका ट्रेस करेगी कॉल, मोबाइल कहाँ था, तो उसके एड्रेस हो जाएगा। अरुण ने पहले कॉलेज गया, अपने अटेंडेंस बनाया, क्योंकि अगर उस दिन की बात होगी अरुण कहाँ था, तो अरुण कॉलेज में था। अरुण 3 दिन पहले टोटल चीज अप टू डेट करके पूरे प्लानिंग के तहत अर्पिता को मार दिया और चला गया। अब बारिश हुई थी, फिर 2 दिन तक लाश फूली, उसके बाद लाश खराब हो रही थी, तब तो फिर संजोग से आपको अप्रैल में बारिश हुआ, बारिश होने के बाद आपको 30 मई 2014 को हाथ बाहर निकल गया, क्योंकि बारिश के था पानी मिट्टी दह गया होगा। अब इस तरह का तमाम ऐसी जो घटना था, टोटल अरुण एक्सेप्ट कर लिया कि यही बात था। उसके बाद फिर उसके ऊपर केस होता है, और केस तो था ही पहले से, एफआईआर, उसको थाने जेल होता है, और ठीक 2.5 साल बाद वो निकल जाता है जमानत पे। जमानत पे निकलने के बाद फिर से वो अपना है, लेकिन अभी ये लोअर कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, 2.5 साल बाद उसका जमानत होता है। आज के समय में एक चीज आप मान के चलिए, चाहे क्राइम कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, क्राइम कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, एक न एक दिन पकड़े जाना है। कुछ ऐसे भी स्मार्ट क्राइम होते हैं जिसके न कोई सुराग मिलता है, न कोई एविडेंस मिलता है, जिसके तहत बच जाते हैं। लेकिन अधिकतर क्राइम में देखा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे पुलिस आसानी से उस कातिल तक थोड़ा समय लगे लेकिन पहुंच जाती है। तो इस तरह का तमाम घटनाएं, तमाम स्टोरी लोग तो सुनते हैं शुरू में, लेकिन पता ना क्यों लास्ट में जाते जाते वो लोग इस कहानी को भूल जाते हैं कि आखिर कितना भी बड़ा जुर्म क्यों नहीं हो, एक न एक दिन पकड़े जाते हैं। ठीक है, आज की यही कहानी होती है। मिलते हैं कल फिर एक न्यू कहानी के साथ में। और ये कहानी कैसा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए नए चैनल पाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।